नमस्कार, आप सभी का गर्जे आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सभी ये जानते हैं कि पूरा विश्व जो है एक महामारी से जूझ रहा है, उससे बाहर निकलने की कोशिश में है और उसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। दैट इज़ कोरोना पैंडेमिक, उसे ही कोविड पैंडेमिक भी कहते हैं। वैसे तो इसके बारे में आप सभी को काफ़ी सारी जानकारी होगी, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से आपने ये जानकारी पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। लेकिन कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। जो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है उससे भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। तो आज का ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम आप तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचा सके, जिससे जो ज्ञान है पूरा अगर होगा तो जो इसके वजह से जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोगों में भय का वातावरण जो है वो कम हो जाए। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कोरोना वायरस है क्या, इसका फैलाव कैसे होता है, मनुष्य में ये फैलाव कैसे शुरू हुआ, अगर ये इन्फेक्शन मनुष्य में होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये वायरस का इन्फेक्शन होने का किसे ज़्यादा चांस है होता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कोरोना वायरस एग्जैक्टली है क्या। तो कोरोना वायरस एक वायरसेस की फैमिली है जिसमें बहुत सारे स्पेसीज़ आते हैं। इसके पहले भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ह्यूमंस में हो चुका है, जैसे कि सार्स है और कोविड-19 जो इन्फेक्शन है तो उसका जो वायरस है नोवेल कोरोना वायरस 2, ये इसी फैमिली से है और उसकी वजह से ह्यूमंस में जो लंग का इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, उसे हम कोविड-19 इन्फेक्शन से जानते हैं। तो इसका फैलाव कैसे शुरू हुआ, इस पे काफ़ी सारे रिसर्चर्स गोइंग ऑन है। उसमें ये पाया गया है कि एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, मतलब कि प्राणियों से आया हुआ, पंछियों से ह्यूमंस में आया है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन इसका स्प्रेड शुरू हुआ। तो जो मनुष्य में ट्रांसमिशन फैलाव जो होता है वो उसकी क्लोज कांटेक्ट की वजह से होता है। तो मतलब कि जैसे उसे इन्फेक्शन हो गया तो वो जब किसी से बात करता है या छींकता है या खांसी करता है तो उससे जो छींटें निकलेंगी, दैट इज़ कॉल्ड एरोजोल्स, तो उसमें वायरसेस काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में होते हैं। तो उसके साइड में जो 6 फीट की दूरी तक जो भी पर्सन होगा वो अगर उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगर लंग्स में चला जाता है वो वायरस, वो इनहेल कर लेता है पर्सन, तो उसे वो इन्फेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अभी कुछ शास्त्रज्ञों का ये भी मत है कि अगर हवा ज़ोर से होगी तो ये वायरस जो एरोजोल्स है तो ये 18 फीट की दूरी तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब 18 फीट दूरी तक जो पर्सन होगा उसे भी इन्फेक्ट होने के चांसेस है। अगर ये इन्फेक्शन मनुष्य में हो जाता है, ह्यूमंस में हो जाए, तो उसके लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो वैसे तो शुरुआत में जैसे नॉर्मल फ्लू होता है, कोल्ड कफ होता है, वैसे ही लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि रनिंग नोज़, पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज, गले में खराश होना, सोअर थ्रोट, फिर गले में दर्द शुरू होना, फिर टाइटनेस इन द चेस्ट और बाद में जाके ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में तो सिर्फ टायर्डनेस और जो फटीग बोलते हैं, वीकनेस, यही लक्षण सिर्फ दिखाई देते हैं। कुछ पेशेंट्स में जो पाचन संस्था है उससे रिलेटेड, जैसे कि नाउसिया है, मिचली होना, उल्टी जैसा सेंसेशन आना, वॉमिटिंग, डायरिया, ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। फीवर रहता है तो ये पाया गया है कि 80 to 85% लोगों में माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम दिखाई देते हैं और जो ज़्यादा सीवियर अफेक्ट नहीं होते। सिर्फ केवल 10 to 15% ऐसे लोग हैं जिन्हें सीवियर इलनेस के लक्षण पाए जाते हैं। उसमें भी 4 to 5% ऐसे लोग हैं जिन्हें जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स जो बोलते हैं हम, सपोर्टिव ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सपोर्टिव रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये किसको ज़्यादा होने के ख़तरा है, जो बोलते हैं ना हम रिस्क फैक्टर जो बोलते हैं,
तो आपने बहुत सुना होगा कि डायबिटीज़ है, अस्थमा है, कार्डियक डिसीज़ेस है। अगर ये डिसीज़ेस जिसमें होंगे, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जो बोलते हैं, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस है, ऐसे पेशेंट्स में, या जिन पेशेंट्स को न्यूमोनिया या कॉक्स की हिस्ट्री है या टीबी की बीमारी है, तो ये पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, जैसे कि हार्ट फेल्योर होना, या फिर कार्डियक अरेस्ट, ब्लड क्लॉटिंग होना, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी अरेस्ट जो बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी फेल्योर होना, ये सारे, या फिर रिनल फेल्योर, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ये पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये सारे जो पेशेंट्स कोमॉर्बिडिटीज़ जिसे बोलते हैं हम, कि जैसे जिसको डायबिटीज़ है या अस्थमा है या कार्डियक कोई रिलेटेड डिसीज़ है, तो ये पेशेंट्स में प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही हम जो ये बोलते हैं कि इसका जो पैनिकनेस है, भय है, मन में जो डर पैदा हुआ है कि हर एक कोई अगर इसे अफेक्ट हो जाए तो डेथ ही इसका एक वन ऑफ द लास्ट स्टेज है, तो ऐसे नहीं है। जैसे हमने देखा कि सिर्फ 80 to 85% लोगों में तो केवल सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो असिम्टोमेटिक है, मतलब जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा सिर्फ, लेकिन वो पेशेंट्स कैरियर बोल के, मतलब वो इन्फेक्टिव होते हैं कि दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उनमें खुद में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ऐसे ही हम आपके साथ और भी कुछ वीडियोस शेयर करेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू।